हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में अपन परमाणु संरचना वाला अध्याय पढ़ रहे थे और उस परमाणु संरचना वाले अध्याय में मैंने आप लोगों को कल बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाओं के बारे में बताया था। तो बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाओं का प्रयोग करके बोर के द्वारा इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या की गणना की गई। विभिन्न परिकल्पनाओं के प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा की त्रिज्या की गणना की गई। तो वो गणना किस प्रकार की गई वो अपन यहां पर आज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बोर कक्षा की त्रिज्या। आज का टॉपिक है बोर कक्षा की त्रिज्या। देखिए, इसमें सबसे पहले बोर की प्रथम परिकल्पना से देखिए, प्रथम परिकल्पना थी इसकी mv² इज इक्वल ZE² अपॉन R। ये बेटा बोर के परमाणु मॉडल की प्रथम परिकल्पना है। फिर इसके बाद में अपन ने निकाली थी इसकी द्वितीय परिकल्पना। तो द्वितीय परिकल्पना में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था mvr इज इक्वल NH अपॉन 2π। अब हम इसमें द्वितीय परिकल्पना का प्रयोग करके वेग की गणना करते हैं। पहले वेग के रूप में इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं। वेग बराबर NH अपॉन 2π m और r। वेग बराबर NH अपॉन 2π m r। अब बेटा वेग का ये जो मान है, वेग के हम इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। ये जो मान आ रहा है वेग का, इसको हम कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में v का मान रखने का। अब बेटा वेग का मान जब समीकरण 1 में आप रखेंगे तो m की जगह m और इस v के स्थान पर आप रखेंगे NH अपॉन 2π m r। m के स्थान पर आपने m रखा, v के स्थान पर आपने v का मान रख दिया। v पर स्क्वायर तो इस पूरे मान का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल ZE² अपॉन R। अब इसमें देखिए आगे आप इसको कैसे हल कर सकते हैं। m के लिए m, n² h² 4π² m² और r² इज इक्वल ZE² अपॉन R। जब आप इसे हल करेंगे, m का और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और ये r कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर बचा आपका n² h² अपॉन 4π² mr ZE² अपॉन ZE²। अब इसके लिए अपन यहां पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई।
वज्र गुणा कर देते हैं, तो वज्र गुणा करने पर 4 पाई स्क्वायर एक करके 4 पाई स्क्वायर MR ZE स्क्वायर इज इक्वल N स्क्वायर H स्क्वायर। अब आपको इसमें कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। कक्षा की त्रिज्या है यहां पर R। R जो है कक्षा की त्रिज्या है, तो R का मान बनेगा N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M ZE स्क्वायर। N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M ZE स्क्वायर। अब देखिए त्रिज्या के लिए सूत्र तो आ चुका, लेकिन इस सूत्र के अंदर कई सारे स्थिरांक हैं, और कई सारे स्थिरांकों के साथ अगर मान लीजिए आप इससे कोई न्यूमेरिकल प्रश्न को, आंकिक प्रश्न को हल करते हैं, तो आपको गणना में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर सभी स्थिरांक राशियों को अलग कर लेते हैं। अब स्थिरांक राशियों को अलग करके यहां पर हल किया जाएगा। जैसे H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M E स्क्वायर इंटू, थोड़ा इधर खिसक गया, R इज इक्वल H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M E स्क्वायर और N स्क्वायर अपॉन Z। तो ये बेटा इस तरह सूत्र तो अपना वही का वही है, ऊपर वाला ही सूत्र है, लेकिन हमें फायदा इसमें ये होगा कि हम ये सारे स्थिरांकों को रख करके पहले ही हल कर ले। सारे स्थिरांकों को रख करके इसे अगर पहले ही हल कर लिया जाए, तो पहले ही हल कर लेने पर अपने को जो है यहां पर सुविधा हो जाएगी आगे आंकिक प्रश्न को हल करने की। अब जैसे इसमें H है, H कहलाता है प्लांक स्थिरांक, मान 6.62 गुणा 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। फाइव स्थिरांक है 3.14 M। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। फिर E आवेश, आवेश में 4.8 गुणा 10 की पावर -10 ESU। आवेश का मान हो गया 4.8 गुणा 10 की पावर -10 ESU। जब बेटा आप इन सारे मानों को रख करके इसको हल करते हैं, तो इन सभी मानों को रख करके आप जब हल करेंगे तो ये आता है 0.529 इंटू 10⁻⁻8 10⁻�8। ये पूरे स्थिरांकों का हल, पूरे स्थिरांकों का मान रखा जाए, और मान रख करके जब आप इसे हल करेंगे तो 0.529 इंटू 10⁻⁸ इंटू N स्क्वायर, N मतलब हो गई कक्षा, और Z हो गया यहाँ पर परमाणु क्रमांक, और ये त्रिज्या आपकी जो निकलेगी ये आएगी सेंटीमीटर में। कारण हमने सभी मान आपके CGS पद्धति में रखे हैं, तो ये अपने को मान जो मिलेगा त्रिज्या का वो सेंटीमीटर में मान मिलेगा। अब हम इसको मीटर में SI पद्धति में चेंज कर दें, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 का भाग लगा देंगे, तो भाग लगाने पर 0.529 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 100 कर दीजिए। 100 का भाग लगाने पर 10 की पावर -10 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z
मीटर। अच्छा, इसको हम एक और भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर 0.529 इंटू n² Z एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम कक्षा की त्रिज्या को कई रूपों में निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, मीटर में भी निकाल सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है कक्षा की त्रिज्या की गणना करने के लिए सूत्र की स्थापना। तो ये हमने जो फॉर्मूला निकाला है, ये बोर मॉडल के आधार पर निकाला है, बोर की परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए निकाला है। प्रथम परिकल्पना, द्वितीय परिकल्पना। द्वितीय परिकल्पना में अपन ने वेग का मान निकाला पहले, और वेग के इस मान को हमने प्रथम परिकल्पना में रखा, और यहाँ वेग का स्क्वायर है तो वेग का स्क्वायर किया गया। और इसको जब आप हल करते हैं तो हल करने पर आपको इस प्रकार से फॉर्मूला मिलता है। लेकिन काफी अधिक संख्याएं हैं इसके अंदर, काफी अधिक राशियां हैं, तो इसको अगर आप फॉर्मूले को यहीं पर छोड़ देंगे तो आंकिक प्रश्न को हल करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने सभी स्थिरांक राशियों को अलग कर लिया, और स्थिरांक राशियों को अलग करने के बाद हम उन स्थिरांकों के मानों को रख करके जब हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.529 इंटू 10⁻⁻8 n² सेंटीमीटर में। ये मान मिल रहा है सेंटीमीटर में। और अगर हम इसे SI में निकालना चाहे, 100 का भाग लगा दीजिए तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, और 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 10⁻⁻10 को हटा देंगे तो यहाँ पर आपको एंगस्ट्रॉम में मान आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कक्षा की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। अब बेटा, इससे संबंधित अपन कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, जैसे हमने ये सूत्र निकाला है यहाँ पर, अब जैसे हमारा इसमें एक संबंधित प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम व तृतीय बोर कक्षा के त्रिज्यानुपात की गणना करो। हाइड्रोजन परमाणु है और इसमें पहली बोर कक्षा और तीसरी बोर कक्षा, इनकी त्रिज्या के अनुपात की गणना करनी है। अब बेटा देखिए, त्रिज्यानुपात की गणना हम किस प्रकार करेंगे। इसमें त्रिज्या के लिए हमने अभी फॉर्मूला निकाला, 0.529 इंटू n² Z। हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो कैसे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। पहली कक्षा के लिए R1 और तीसरी कक्षा के लिए R3। 0.529 प्रथम कक्षा के लिए n का मान हो गया 1² और Z का मान हाइड्रोजन है इसलिए 1। या आप Z को Z रहने दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कारण क्योंकि दोनों ही कक्षाएं हाइड्रोजन के लिए, तो Z का मान समान होगा, Z आपस में ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी इच्छा करे तो Z लिखा रहने दे, और आपकी इच्छा करे तो आप इसको 1 रख करके Z का मान 1, Z मतलब परमाणु क्रमांक 0.529। अब तृतीय कक्षा के लिए n का मान हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका ये कैंसिल हो गया।
तो R1 अनुपात R3 बराबर 1:9। तो प्रथम कक्षा और तृतीय कक्षा, इन दोनों कक्षाओं के लिए त्रिज्या अनुपात का मान 1:3 के बराबर, 1:9 के बराबर। तो इस तरह हम यहाँ त्रिज्या अनुपात की गणना कर सकते हैं। अब इसमें इसी में आप एक स्थिति और भी ले सकते थे, तत्व अलग अलग हों। तत्व अलग अलग होंगे तो Z के मान भी रख दिए जाएंगे। अभी तो हमने Z का मान 1 रखा है। अगर तत्व मान लो एक हाइड्रोजन होता और एक हीलियम होता तो Z का मान उसी के अनुसार चेंज हो जाता, आप उसमें भी गणना कर सकते थे। तो फॉर्मूला यही रहेगा, प्रश्न को कई तरीके से बनाया जा सकता है। अब इसी तरह बेटा अपन इसमें लेते हैं इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। अब इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना करने के लिए हम यहां पर बोर की परिकल्पनाओं का ही प्रयोग करेंगे। अब बोर की परिकल्पना कौन कौन सी? बोर की एक तो प्रथम परिकल्पना और दूसरा आपका बोर की जो है द्वितीय परिकल्पना। इसमें प्रथम परिकल्पना से देखिए mv स्क्वायर इज इक्वल ZE स्क्वायर अपॉन R, ये तो है प्रथम परिकल्पना। फिर द्वितीय परिकल्पना में MVR इज इक्वल NH अपॉन 2π, ये आपकी द्वितीय परिकल्पना है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया जाए। प्रथम परिकल्पना mv स्क्वायर इज इक्वल ZE स्क्वायर अपॉन R, और द्वितीय परिकल्पना है MVR इज इक्वल NH अपॉन 2। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं। तो mv स्क्वायर अपॉन MVR और ZE स्क्वायर अपॉन R इधर हो जाएगा NH अपॉन 2π। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से भाग। अब m से m कैंसिल हो गया, v से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आप इसको आगे हल करते हैं तो v अपॉन r इज इक्वल, अब ये 2π ऊपर चला जाएगा, ZE स्क्वायर अपॉन NH R, ऊपर वाला R नीचे आ जाएगा। अब ये वाला R और ये वाला R कैंसिल, तो ये हुआ V बराबर 2π ZE स्क्वायर अपॉन NH। तो इस तरह बेटा वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका, लेकिन समस्या अभी भी वही है। क्या? अगर आप पूरी गणना करेंगे एक बार में तो काफी लंबा पड़ जाएगा मामला। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्थिरांकों को अलग करके गणना को कर लिया जाता है। इसमें आप स्थिरांकों को अलग कर दीजिए,
जैसे क्या क्या स्थिरांक यहाँ पर 2 पाई ई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर और अपॉन में h इंटू बचा क्या z अपॉन n। तो स्थिरांक में 2 पाई आवेश और h प्लांक स्थिरांक, ये स्थिरांक हो गए। पाई हो गया आपका 3.14, ई हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश 4.8 गुणा 10 की पावर -10 ESU, स्थिर वैद्युत इकाई। CGS के अनुसार हम गणना कर रहे हैं। H प्लांक स्थिरांक, और प्लांक स्थिरांक का मान अर्ध सेकंड में। अब बेटा इन मानों को रखा जाए और मानों को रख करके जब आप इसको हल करते हैं तो ये आता है 2.188 इंटू 10 की पावर 6 Z अपॉन N सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 2.188 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z अपॉन N सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये तो आपका एक्स में CGS में मान निकल के आया वेग का, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर हमें से जो है 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, अगर हम इसे SI पद्धति में लिखना चाहें तो SI पद्धति में क्या करेंगे आप, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए आप 100 का भाग लगाइए। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए जब आप 100 का भाग लगाएंगे तो 10 की पावर 6 Z अपॉन N मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से बेटा अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना जो है बोर परिकल्पना के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करने के लिए सूत्र। तो बेटा आज मैंने आपको बोर मॉडल के 2 अनुप्रयोग बता दिए। एक तो हम बोर के मॉडल से इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं, दूसरा हम बोर मॉडल की सहायता से इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना भी कर सकते हैं। तो इसके आगे आपको जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा।